वेलकम स्टूडेंट, मैं सनी रजानी आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आज एक नए चैप्टर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोग ने सीक्वेंस द सीरीज़ को कंप्लीट किया था और हमने आपसे बोला था कि हम एक नए चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम के साथ ये लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। तो आज का लेक्चर बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको क्या क्या सीखना है आज के लेक्चर में ये पहले जान लीजिए कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन किया जाता है और पास्कल थ्योरम क्या का यूज़ कैसे किया जाता है। इतनी चीज़ों के थ्रू हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, जो हमारा जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बाइनोमियल थ्योरम, पास्कल ट्रायंगल और बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये तीन चीज़ें हमें इस लेक्चर पे सीखनी है और सीखने के साथ साथ हमको इसके कुछ क्वेश्चंस को भी यूज़ करना है। अब जानने की कोशिश करिएगा बेटा कि बाइनोमियल थ्योरम एग्जैक्टली है क्या और वो कैसे यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें पहले हम जानते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का जो यूज़ है वो हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि बेसिकली हम चीज़ों को जानते हैं, पहले हम उसी पे डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको बाइनोमियल वर्ड पे लेके आते हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। अगर हम आपसे कहें कि x प्लस वाई की पावर 0 है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो आपने कहा इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर हम x प्लस वाई की पावर 1 का यूज़ करें तो आपने कहा इसकी वैल्यू x प्लस वाई आ जाएगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। x प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं तो वो आता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इतने एग्जाम्पल्स को अगर आप एनालाइज करिए तो आपको मेरी दो बातें समझ में आएंगी। पहली, जितनी पावर लगी है बाइनोमियल टर्म में, बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। पहली वर्ड बाइनोमियल मतलब बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म्स, यानी 2 टर्म्स। तो जितनी भी पावर लगी है बाइनोमियल के टर्म्स में, उसमें टर्म जो आ रहे हैं वो उससे एक ज़्यादा है। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। आपने कहा अगर यहाँ पर 0 पावर थी तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 आ रहे हैं, अगर 1 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आ रहे हैं, अगर 2 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रहे हैं, 3 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ रहे हैं, 4 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 आ रहे हैं। जितनी भी पावर है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरा, जितनी भी आपके एक्सपेंशंस हैं उनको आप एनालाइज करिए। जैसे अगर हम स्टार्ट करें x प्लस वाई के होल स्क्वायर से, तो सबसे पहला टर्म आया एक्स स्क्वायर, फिर आया 2xy और फिर आया वाई स्क्वायर। तो इसमें समझने वाली बात यह है बेटा कि जो भी टर्म आ रहा है उसमें आगे बढ़ने पर x की एक पावर कम हो रही है और y की एक पावर बढ़ रही है। अगर पहली पावर एक्स स्क्वायर थी तो आगे बढ़ने पर x की एक पावर कम हो गई तो वो x हो गई और y की पावर एक बढ़ गई तो वो y हो गई। तो आपने कहा ये बन गया हमारा 2xy। ऐसे ही वाई स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वाई स्क्वायर में आपका जो टर्म आ रहा है वो वाई स्क्वायर का आने में x की 2 पावर कम हो गई और y की 2 पावर बढ़ गई। जैसे पहले वाले में अगर देखा जाए तो आपने कहा x की एक भी पावर नहीं आई थी, पहले वाले में अगर x की एक भी पावर नहीं आई थी तो पहले वाले में y की अगर एक भी पावर नहीं आई थी तो आखिरी वाले में x की एक पावर नहीं आ रही है। आपने कहा x की पावर 0 हो गई है और y की पावर 2 हो गई है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको समझना यह है कि एक्सपेंशन में कभी भी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो आगे बढ़ने पर x की एक एक पावर कम होती जाएगी और y की एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी। अगर x की एक एक पावर कम होती जाएगी और y की एक एक पावर बढ़ती चली जाएगी तो हमको ध्यान ये रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ पावर्स का सम है वो हमेशा 2 रहेगा। चाहे आप पहला टर्म देखिए, इसमें भी पावर 2 आ रही है, इसमें भी x और y की पावर को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, y स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि आगे बढ़ने पर x की एक एक पावर कम होती जाएगी, y की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, एक चीज़, और जो सम ऑफ पावर्स होगा वो हमेशा जो भी आपकी मैक्सिमम पावर है यहाँ पर वो उतना ही होगा। तीसरी चीज़, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा पावर से एक ज़्यादा होगा। अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगे, पावर 3 है नंबर ऑफ टर्म्स 4 आएंगे, पावर 4 है नंबर ऑफ टर्म्स 5 आएंगे। तो इस तरीके से अपने एडजस्टमेंट को आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से आगे के जो टर्म्स हैं वो आपने कहा, अगर हम क्यूब की बात करें तो आपने कहा क्यूब में जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर वाई क्यूब। आपने कहा ये बात समझ में आ रही है कि x की एक एक पावर कम होती जा रही है, y की एक एक पावर बढ़ती चली जा रही है। सिमिलरली 4 पावर को देखिए और सिमिलरली 5 पावर को देखिए। इतना आपको क्लियर हो गया कि आपने कहा कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपेंशन हमको दे दीजिए तो बड़े से बड़े एक्सपेंशन में x की एक एक पावर को कम करते जाएंगे, y की एक एक पावर को बढ़ाते चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात अब इसमें ये बनती है कि सर जो आपने कोफिशिएंट रखे हैं ये कहाँ से रखे हुए हैं ये भी बताइए। जो कोफिशिएंट आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि इसके साथ में 1 2 1 आ रहा है, इसके साथ में 1 3 3 1 आ रहा है, 1 4 6 4 1 आ रहा है, ये कोफिशिएंट आप हमको और बता दीजिए तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो हम पूरा का पूरा एक्सपेंशन याद कर सकते हैं कैसे इसका यूज़ करना है। तो
जो अभी हमने आपको बात बताई है कि जो जो पावर्स हमने लिखी हैं और जो जो टर्म्स हमने लिखे, उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो सारे वर्डिंग्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि 0 पावर में 1 आ रहा है, 1 पावर में 2 टर्म्स आ रहे हैं, 2 पावर में 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन कर ली। तो जो बात अभी हमने बोली वो यहीं पे हमने लिखी है कि x जो है वो हाईएस्ट पावर से 0 पावर तक जाता है और y जो है वो 0 पावर से हाईएस्ट पावर तक जाता है। मतलब x की एक एक पावर कम होती जाती है और y की एक एक पावर बढ़ती चली जाती है। और हर टर्म की जो डिग्री रहती है वो n रहती है। n का मतलब जैसे यहाँ पर 2 पावर है तो जो टोटल डिग्री निकालेंगे तो वो हमेशा 2 ही निकल के आएगी। वो चाहे एक कम हो एक ज़्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जितनी एक कम होगी दूसरी उतनी ही बढ़ जाएगी, मगर जो टोटल सम रहेगा वो हमेशा उतना ही रहेगा। अब देखिए बेटा इस चीज़ को जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बेटा चीज़ों के, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। जो बाइनोमियल के साथ अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि जो कोफिशिएंट्स की बात है वो कैसे मेंशन किए जाते हैं, उस चीज़ को हमें समझना है। तो आपने कहा देखिए अभी आपने हमको ये तो नहीं बताया कोफिशिएंट कहाँ से आए, मगर एक बात हमें समझ में आ गई है कि अगर आप एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए तो जो पहला कोफिशिएंट होता है वही लास्ट कोफिशिएंट होता है, जो सेकंड कोफिशिएंट होता है वही सेकंड लास्ट कोफिशिएंट होता है, जो थर्ड कोफिशिएंट होता है वही थर्ड लास्ट कोफिशिएंट होता है। मतलब एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि अगर हम आधे कोफिशिएंट पे काम कर लें तो आधे अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ डिग्रीज रहती है, सम ऑफ डिग्रीज रहती है, वो तो टोटल n रहती है, और जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बारे में हमको ये पता लग गया कि जो स्टार्टिंग कोफिशिएंट है वो हमेशा ही 1 रहता है। मतलब अगर स्टार्टिंग आपकी जैसे x प्लस वाई की पावर 5 है, x और y के कोफिशिएंट 1 1 है, तो ये हमेशा ही आपका 1 आएगा। और जो आगे वाले कोफिशिएंट है जितना सेकंड होगा उतना ही सेकंड लास्ट होगा, जितना थर्ड होगा उतना ही थर्ड लास्ट होगा। निकाले कैसे जाते हैं उसके लिए हम पास्कल ट्रायंगल का यूज सीखेंगे। पास्कल ट्रायंगल का यूज कैसे करना है वो अभी आगे की स्लाइड्स में हम इसको सीखेंगे, बट अभी तक जितना हम जाने उसमें हम ये जान गए हैं कि जितना भी हम काम करेंगे उसमें आधा काम करने पर अगर उसको हम डबल कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा कोफिशिएंट जितना है वो निकल के आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आधे पहले फर्स्ट हाफ में जितना कोफिशिएंट होगा उतना ही कोफिशिएंट सेकंड हाफ में भी आएगा बेटा। अब जैसे यहां पर कोफिशिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हम आपको दें तो जैसे यहां पे लिखा है बेटा, एक एग्जांपल हमने यहां पे शो किया है, लास्ट 2 टर्म्स ऑफ x प्लस वाई की पावर 10। तो आपने कहा जितनी बातें आपने अभी तक सीखी उसके बेसिस पे आप बात करें तो लास्ट 2 टर्म्स में ना बात करके अगर लास्ट टर्म की बात करें तो ये तो कंफर्म है कोफिशिएंट 1 आएगा और हाईएस्ट पावर जो आएगी वो y की पावर 10 आएगी। तो ये जो लिखा हुआ है ये बात समझ में आई। और जो लास्ट सेकंड लास्ट टर्म होगा उसके लिए एक चीज क्लियर, हम कोफिशिएंट तो नहीं बता पा रहे हैं आपको अभी, मतलब आपके तरीके से नहीं बता पा रहे, अभी हम निकालने को तो सिखाई देंगे कैसे इसका यूज करना है, बट ये कंफर्म है कि x की पावर में आपको लास्ट सेकंड टर्म चाहिए तो आपने कहा x की पावर 1 आ जाएगी और y की पावर 9 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम टर्म तो आपको बता सकते हैं, मगर ये जो कोफिशिएंट निकाला है इसके लिए हमको बाइनोमियल की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे निकाली जाती है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा हमने आपको सिखाया था सेट्स में एनसीआर की वैल्यू निकालना। एनसीआर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एनसीआर को ऐसे भी लिखा जा सकता है और एनसीआर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और सेट्स में हमने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि सेट्स के लेक्चर्स में बेटा आप इसको निकालना सीखे थे कि फैक्टोरियल का यूज़ करके कैसे निकाला जाता है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग सेट्स के लेक्चर में जाकर सेकंड लेक्चर को एक बार रिव्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि कैसे इस चीज़ का यूज़ करना है। तो ये जो 10 निकल के आया है वो कैसे निकल के आया था ये हम आपको इस तरीके से सिखा देंगे कि कैसे इस चीज़ों का यूज़ करके आप इस चीज़ की वैल्यू डिफाइन करेंगे। जैसे आपने कहा सेकंड लास्ट टर्म मतलब हमारे हिसाब से 9 तो वहाँ पे आएगा, तो वहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए 10c 9 हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको आगे के एक्सपेंशन में सिखा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखिए बेटा ये जो हम आपको शो कर रहे हैं ये हमारा पास्कल ट्रायंगल है। जो बात हमने आपसे की थी कि पास्कल ट्रायंगल का शो कैसे किया जाता है वो चीज़ हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पास्कल ट्रायंगल बनता कैसे है वो समझिए। पास्कल ट्रायंगल में बनाने का तरीका क्या है, एंडिंग और इनिशिएशन 1 से होता है। जो एंडिंग रहेगी और इनिशिएशन जो रहेगा वो 1 से रहेगा, और जो बीच का टर्म होता है वो ऊपर के टर्म्स के समीशन होता है। आपने कहा क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया। हमने कहा जैसे 1 लिखा है और 1 1 लिखा है, इस 1 का मतलब है x प्लस वाई की पावर 0, 1 1 का मतलब है x प्लस वाई की पावर 1,
देखिए बेटा, आपने बोला x प्लस वाई की पावर 0 की बात करें तो आपने कहा वो वैल्यू 1 आती है, तो हमने कहा ठीक है। x प्लस वाई की पावर 1 की बात करें तो आपने कहा दोनों के कोफिशिएंट जो होते हैं वो 1 और 1 होते हैं, तो हमने वो कोफिशिएंट 1 और 1 यहाँ पे लिख दिए। अब जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, तो आपने कहा जैसे कि हम फॉर्मूला बेसिकली जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो 1, 2 और 1 होते हैं, तो आपने कहा वही लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं जो 2 वाला कंसेप्ट है वो कैसे आया है। तो हमारा कहना ये था कि जो बीच वाला टर्म रहता है वो ऊपर वाले दोनों टर्म्स का समीशन होता है, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 हमारा आ जाएगा। नीचे और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होंगी बातें। तो आपने कहा जैसे 3 की बात करें, क्यूब वाले में 1 3 3 1 आता है, तो आपने कहा कैसे आया, हमने कहा पहले हमने 1 लिख दिया, फिर हमने 1 और 2 का सम किया, आपने कहा इस 1 और 2 का सम करेंगे तो ये 3 आ गया, इस 2 और 1 का सम करेंगे तो ये 3 आ गया, और हमने एंडिंग 1 से कर दी। सिमिलरली नीचे आइए, तो आपने कहा जब 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये एंडिंग 1 पे हो जाएगी। सिमिलरली नीचे देखो बेटा, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया, 4 और 6 को ऐड किया ये 10 हो गया, 4 और 6 को ऐड किया ये 10 हो गया, 4 और 1 को 5 किया, तो आपने कहा ये 5 आ गया अपना। तो आपने कहा इस तरीके से हम अपने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनको छोटी पावर 5, 6, 7 तक के लिए तो याद कर सकते हैं पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से कि हम इसको निकाल सकते हैं। मगर आप खुद सोचिए अब इस चीज को कि 5 टर्म को दिखाने में हमारा पूरा बोर्ड भर गया, 5 टर्म को शो करने में हमारा पूरा बोर्ड भर गया। अगर हम आपसे कह दें कि x प्लस वाई की पावर 100 है, तो आप सोच के देखिए, आप बनाते ही रह जाएंगे बाइनोमियल पास्कल ट्रायंगल और आप उसकी वैल्यू को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए बाइनोमियल का यूज किया जाता है। बाइनोमियल थ्योरम में जो कोफिशिएंट यूज होते हैं उनका नाम होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो पहली चीज आप दिमाग में ये रख लीजिए कि बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिफाइंड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, मतलब रियल नंबर की बात नहीं है, यहाँ पे इंटीजर की बात है। जितना भी आप डिफाइन करोगे बाइनोमियल में, सबसे पहली चीज हम आपको बता दे रहे हैं, पूरी बाइनोमियल डिफाइन जो होती है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि जो एनसीआर का टर्म है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है, किसी फ्रैक्शन के लिए डिफाइन नहीं होता है। दूसरी चीज आपने कहा चाहे जितनी बड़ी पावर हो, पैटर्न अगर हमको पता लग गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट हमको अगर पता लग गया, तो हम आपको एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं कैसे इसका यूज करना है। तो इस चीज को लेकर हम आगे बढ़ाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कैसे इसका यूज करना है। जैसे बेटा पास्कल ट्रायंगल में हमने आपको ये समझा दिया कि जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसको और अच्छे से समझ लीजिए एक बार। आप देखिए अभी जो बात हमने शुरुआत में समझाई थी कि पहला और लास्ट सेम है, सेकंड लास्ट सेम है, थर्ड लास्ट सेम है, सिमिलरली यहाँ पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मिडिल वाला टर्म है वो हाईएस्ट है। यह पैटर्न में देखिए सबको समझ में आ रहा होगा। अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो आपने कहा मिडिल में एक ही टर्म आएगा और वो हाईएस्ट टर्म है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कम से आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताओ, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब होता है मिडिल टर्म। तो अभी हम आपको आगे के लेक्चर में ये बात समझाएंगे कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट वर्ड आएगा, तो आप अभी बेसिक से सब कुछ सीख चुके हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है, और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है, क्योंकि आपको खुद समझ में आ रहा है कि जो कोफिशिएंट मिडिल में निकाला जाता है वो ऊपर वालों का सम के इक्वल होता है और वो हाईएस्ट ही निकल के आएगा। अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएगा, तो मिडिल में एक ही टर्म होगा। पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएगा और मिडिल में 2 टर्म आएंगे, वो दोनों के कोफिशिएंट आपस में सेम होंगे। अब देखिए बेटा, जो बातें हमने बोली आपको वो चीज हम फिर से समझा देते हैं कि पास्कल ट्रायंगल में आपने बोला फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड लास्ट सेम है, थर्ड लास्ट सेम है। तो आपने कहा कि अभी जो बात हम करने जा रहे हैं, अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसके बेसिस पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन खेलेंगे, और बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से जो कोफिशिएंट्स निकलेंगे वो सेम निकलेंगे। वहां पर हम आपको एक शॉर्टकट भी दिखा देंगे क्यों ऐसा होता है और उसके पीछे की रीजनिंग क्या होती है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि बस बोल दिया और बातें आपके समझ में आ गई कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बट हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो आपको ये लॉजिक क्लियर होगा कि ये ऐसे क्यों आता है। आपके सामने कोफिशिएंट्स हैं, ये कैसे आ रहे हैं, ये आपके सामने हैं। जो बात हमने पीछे बोली है बेटा वो चीज़ यहाँ पे देखो डिफाइन है, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, थर्ड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, ये सारी चीजें सेम है। और अब जो बात इसमें समझने वाली आ गई है वो ये है, एक्चुअल में जो बात बाइनोमियल के लिए बेस बनाने वाली थी वो हम आपके सामने क्लियर कर दें। तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो जो होता है वो शो होता है एनसीआर से। मतलब आप जो आगे का एक्सप्रेशन अपने पास आने वाला है उसमें सारी कहानी एनसीआर की आने वाली है, और आपको जितनी बड़ी वैल्यू दे दी जाए आपको सोचना नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं।
तो इसमें जो आपको समझाने की कोशिश की गई है कि लास्ट और फर्स्ट 1 1 है, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट 1 1 है, जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारी सेम निकल के आ रही हैं। तो एक्चुअली में आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा है कि जो पहली वैल्यू 1 आ रही है वो 6 सी 0 है। अगर सपोज करिए यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन शो करना है वो x + y की पावर 6 है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा बेटा अच्छे, तब यहाँ से हम कहानी शुरू कर रहे हैं बाइनोमियल की पूरी। तो जो पहला कोफिशिएंट आया वो 6 सी 0 है, दूसरा कोफिशिएंट आया वो 6 सी 1 है, तीसरा कोफिशिएंट आया वो 6 सी 2 है, चौथा 6 सी 3 है, 6 सी 4, 6 सी 5 और 6 सी 6। तो आपने कहा पावर 6 थी तो नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे, आपने कहा बिल्कुल। तो आपने कहा 0 से स्टार्ट होगा और 0 से स्टार्ट होकर वो जाएगा आपका 6 तक, तो 0 से लेकर 6 तक 7 टर्म्स हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज x + y की पावर 6 है, तो आपने कहा जो पहला कोफिशिएंट निकल के आया है वो 6 सी 0 है और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो 1 निकल के आती है। सिमिलरली दूसरा निकालना है तो 6 सी 1 6 हो जाएगा, 6 सी 2 की वैल्यू 15 हो जाएगी। वो फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया है, NCR = फैक्टोरियल n/n-r × फैक्टोरियल r। और इनका जो समझाने का वे है, ये जो तुमसे कहना चाह रहे हैं वो बस ये कहना चाह रहे हैं जो पहला कोफिशिएंट आएगा वही लास्ट कोफिशिएंट आएगा। तो जो उन्होंने लास्ट लाइन यहाँ पे मेंशन की है वो इसी चीज़ को समझाने के लिए की है कि जो पहला कोफिशिएंट है वही लास्ट है, जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट है, थर्ड है वो थर्ड लास्ट है। तो इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करके आपने अभी तक ये सीख लिया कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, अभी तक देखिए बाइनोमियल वर्ड हमने यूज़ किया नहीं है थ्योरम में, बस हम अभी बेस बना रहे हैं आपका। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पहली चीज जो आपने सीखी, एक्सप्रेशन में x को बढ़ाएंगे तो y कम होता जाएगा, एक चीज। और जो कोफिशिएंट होते हैं वो 6 सी 0, जैसे अगर पावर 6 है तो 6 सी 0, 6 सी 1, 6 सी 2, 6 सी 3, 6 सी तक निकल के आते हैं। मतलब जितनी हाईएस्ट पावर होती है 0 से स्टार्ट होती है और वहां तक चली जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही है इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा होता है। अगर आप 0 से 6 तक की काउंटिंग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है। तो अब जो बात आई थी बेटा पास्कल ट्रायंगल के थ्रू समझाने की, जो आपने पास्कल ट्रायंगल सीखा कि आपने कहा हमने पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट निकालना सीख लिया है, तो उसका एप्लीकेशन भी अब आपको सिखा दे रहे कैसे किया जाता है। आपने कहा जैसे दिया 2a + b की पावर 4, तो आपने कहा पास्कल ट्रायंगल से पहले आप ये सीख लीजिए कि जो 4 के साथ कोफिशिएंट आते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो आपने कहा जब पावर 4 को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो कोफिशिएंट आते हैं वो होता है 1 4 6 4 1। तो आपने कहा हमारे पास जो कोफिशिएंट आते हैं वो होते हैं 1 4 6 4 1। तो आपने कहा यानी हम जो एक्सप्रेशन जैसे जैसे हमने सीखा है वो लिखेंगे और साथ में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर चले जाएंगे। तो आपने कहा पहला टर्म हमारा यहाँ पर 2 है x के प्लेस पे, तो आपने बोला हमारी सबसे पहले पावर होती थी x की पावर n, तो आपने कहा n की वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो 2a की पावर 4 और साथ में जो कोफिशिएंट 1 है उसका मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली आगे बढ़ने पर x की एक पावर कम की, y की एक पावर बढ़ा दी और साथ में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बेटा ये, सिमिलरली ये और सिमिलरली ये। तो इस तरीके से हमने अपने एक्सप्रेशन को ओपन किया और उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बाइनोमियल बनता है वो यही है कि आपको एक्सपेंशन करना सिखाएगा। कोई भी टर्म दे दे और आपसे कहे एक्सपेंड करके दिखाओ तो आप एक्सपेंड करके दिखा सकते हैं। देखिए बेटा, अब अगर हम आपको बोलें कि जो फैक्टोरियल डिफाइन करने वाला टर्म है, फैक्टोरियल की जो वैल्यू डिफाइन की जाती है बेटा, वो जो एक आपको हमने सेट्स में सिखाया तो उसका एक रिकॉल यहाँ पे दे दे रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को निकालना है। वैसे तो हम सारी बातें आपको ऑलरेडी सिखाई चुके हैं पहले से ही, तो एक रिकैप टाइप का है। तो जो लोग मान लीजिए पहले नहीं देखे थे वीडियोस, या तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत बेसिक डिस्क्रिप्शन हमने वहाँ से सिखाया था। और अगर आप एक बार ओवरव्यू लेना चाहते हैं चीज़ों का कि बेसिकली हमको करना आ जाए बस बाइनोमियल के केस में, तो वो चीज़ें में क्लियर हों, तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि फैक्टोरियल 4 है। जैसे फैक्टोरियल वर्ड का मतलब होता है जैसे 4 लिखा है तो 4 को 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। 5 लिखा है तो 5 को लिख सकते हैं 5 4 3 2 1। तो n लिखा है तो n को लिख सकते हैं n n -1 n -2 n -3 n so on 1 तक। तो इस तरह से हम अपने फैक्टोरियल को डिफाइन कर सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला भी हमने आपको पीछे बता ही दिया कि एनसीआर का यूज कैसे करना है। फॉर्मूला आपके सामने है, फैक्टोरियल आपके सामने है। अब जैसे हमको कहा गया 7c3 की वैल्यू निकालिए, आपने कहा 7c3 की वैल्यू निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की जो n है वो 7 है, r जो है वो 3 है। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 7 को ओपन किया तो 7 6 5 4 3 2 1, 3 को ओपन किया तो 3 2 1, 4 को ओपन किया 4 3 2 1, काट पीट के सब बराबर कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया और जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई वो हमारे सामने है। वो वैल्यू हमारी 35 निकल के आ गई। मतलब जो 7c3 की वैल्यू होती है वो हमारी 35 निकल के आती है। आप ये भी कह सकते हो कि जो 7c4 की वैल्यू होगी वो भी 35 होगी। अब आपने कहा ये आप कैसे कर सकते हो, तो आपने कहा अभी तो आपने बोला था NCR की वैल्यू जो होती है वो NC n - r के इक्वल होती है।
तो 7c3 लिखा हुआ है, अगर आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे तो 7c3 और 7c4 दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो आपस में सेम होंगी। तो इस तरीके से हम उस वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे बेटा आपके सामने दिया हुआ है कि हमको इनकी वैल्यू निकालनी है 10c5 15c0, तो आपने कहा बेसिकली जैसे हमने आपको फॉर्मूला बताया है आप उस तरह से फॉर्मूले को डिफाइन करके अपनी सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, हम जैसे आपको शो कर दे रहे हैं कितना कितना है, आप अपने आप करके देखिएगा और आंसर मैच कराने की कोशिश करिएगा कि कैसे इसका यूज़ करना है। तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके चारों वैल्यूज को निकाल के दिखाया। एक्चुअली बेटा प्रॉब्लम ये है कि बिना इसके बाइनोमियल तुमको आएगी नहीं, क्योंकि पूरी बाइनोमियल में इसी का यूज़ करना है। अब जैसे इसमें कहा गया है कि 15c48 निकालना है, तो देखने में बड़ा लग रहा है बट ऐसा जैसी कोई कैलकुलेशन है नहीं। तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फैक्टोरियल 50 को तुम कैलकुलेट करोगे तो 50 49 को रोक दोगे अगर तो 48 बन जाएगा, तो 48 करके कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाएगी। तो इस वाली बात को ध्यान रखना जो हमने बोली है कि जब फैक्टोरियल 50 को आप सिंप्लीफाई करोगे, 50 अगर बाहर आएगा 49 बाहर आएगा तो अंदर 48 रोक सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास फैक्टोरियल n होता है, इस फैक्टोरियल n को हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 या फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। तो डिपेंड करता है कि कहाँ तक आपको काम चलाना है अपना, जहाँ तक काम चलाना हो वहाँ तक चला के रोक सकते हैं। तो बेसिक वैल्यूज़ कैसे निकालनी है ये आपके सामने है, क्योंकि अब जाके इतना सीखने के बाद आप बाइनोमियल का यूज़ कर सकते हो, उनमें आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। अब यहाँ से पूरी कहानी आपकी स्टार्ट हो रही है, समझने की कोशिश करिएगा बेटा इस चीज को। दिस इज योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखिए, जितनी बातें हमने बोली हैं वो सारी की सारी आपके सामने हैं। आपने बोला था x की एक एक पावर कम होती चली जाती है, y की एक एक पावर बढ़ती चली जाती है, और साथ में जो कोफिशिएंट होते हैं वो nc0 nc1 nc2 nc3 होते हैं। तो जो ये x की पावर n के साथ कोफिशिएंट है वो nc0 है जिसकी वैल्यू 1 निकली है। nc n की भी वैल्यू निकालोगे तो 1 ही निकल के आएगी। nc1 और nc(n-1) ये दोनों n निकल के आती है। तो हमने वैल्यूज़ का डायरेक्टली यूज़ किया है ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो, बट आप कैलकुलेशन में ना अभी उनको रख के तब कैलकुलेट करिएगा कैसे उसको निकालना है। तो हमने जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि इसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है। तो आपने कहा अगर यहाँ पर 3 पावर है तो 3c0 आएगा, 3c1 आएगा, 3c2 आएगा, 3c3 आएगा। दीज आर नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट। इनको बोला जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इनकी वैल्यू आप एनसीआर वाले तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो अभी जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया तो nc0 1 आया, ये 3 आया, ये 3 आया और ये 1 आया। हमने रख के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, यही हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपेंशन को ओपन करके दिखा सकते हो। बाइनोमियल के पहले लेक्चर में आपको इसी बात पर फोकस करना है कि चाहे जितना बड़ा टर्म दे दिया जाए आपको इसको एक्सपेंड कैसे करना है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये अल्टीमेटली हमारे बाइनोमियल का फॉर्मूला है जिसका हमको यूज़ करना है। और आप इसको और कंसाइज वे में अगर समझना चाहें तो हमने तो इसको फिर भी सिंप्लीफाइड कर दिया है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको बेटा एक्सपेंड कर सकते हो। ये अल्टीमेटली इसी की वैल्यूज हैं जिसका हमने यूज किया हुआ है। चलिए बेटा, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं बेटा, देख लीजिए कैसे इसको डिफाइन किया हमने। जैसे आपने कहा हमको x माइनस वाई की पावर n का फॉर्मूला बनाना है, आपने कहा ना आता, सिंपल सा तरीका। आपने कहा हमको माइनस वाला आपने सिखाया ही नहीं, माइनस वाला नहीं आता, आपने बस हमको प्लस का बताया है। तो हमने कहा माइनस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप हमारे एक्सप्रेशन को ऐसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर हमको x माइनस वाई को शो करना है तो हम क्या करें, इस जो माइनस है इसको हम प्लस ऑफ माइनस वाई लिख दें, बस आप ये समझ लीजिए। अगर हमको x माइनस वाई की पावर n को निकालना है तो आपने कहा बस ऐसे बोलिए, जहाँ जहाँ y आ रहा है, जहाँ जहाँ y है उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। जहाँ जहाँ y है उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। इसमें एक बात समझने वाली है, जिन जगहों पर y की पावर इवन आती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और जिन जगहों पे y की पावर ऑड आती है वो हमेशा नेगेटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब जो अब हमारा सीक्वेंस बनेगा, जैसे पिछली बार सारे प्लस के थे,
तो अब जो नया सीक्वेंस बनेगा उसमें क्या होगा बेटा, आधे टर्म पॉजिटिव और आधे टर्म निगेटिव, जिनमें y की पावर इवन आनी है, मतलब 0 पावर 2 पावर 4 पावर 6 पावर, वो सारे पॉजिटिव रहेंगे, और जिनमें ऑड पावर आनी है 1 3 5 7 वो सब हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो आंसर आपके सामने आप देख सकते हैं। इस चीज को इन्होंने ऐसे लिख दिया, जहां जहां y आता है वहां वहां -4 रखो। तो आपने कहा ये निगेटिव, ये निगेटिव, इस तरह से हम अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगे। तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यानी निगेटिव के एक्सप्रेशन में जो हमारा साइन चलता है वो ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलता है, और पॉजिटिव वाले में सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं और अपने आंसर्स को आप निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंशन करने में कोई इशू नहीं है, एक्सपेंशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक्सपेंशन बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ फॉर्मूले का बेसिक यूज़ करना होता है, और माइनस आ भी जाए तो बहुत सोचना नहीं है माइनस के लिए। माइनस के लिए आपको सिर्फ इतनी बात बोलनी है कि जहाँ जहाँ प्लस साइन आता था वहाँ ऑल्टरनेट में प्लस माइनस लगा दो, आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। नाउ जैसे आपसे कहा गया है यूज द बाइनोमियल थ्योरम फॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, तो आपने कहा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 12C0 12C1 12C2 करके हम एक्सपेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 3 बोला है तो सिर्फ हम उतना ही कैलकुलेट करेंगे, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए 12C0 2a की पावर 12, 12C1 2a की पावर 11 इंटू बी, और 12C2 2a की पावर 10 इंटू बी स्क्वायर। 3 टर्म हमने निकाले, कैलकुलेशन के साथ हमने अपने आंसर को डिफाइन कर दिया है। तो कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी भी दे देते हैं जानबूझ के बेटा, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए, चाहे जितनी बड़ी कैलकुलेशन देते हैं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आपने कहा फाइंड द 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो आपने कहा देखिए ऐसा है, अब बहुत आसान सी बात है हमारे लिए, अगर पावर 13 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 14 होंगे। स्टार्टिंग होती है 0 से, तो अगर स्टार्टिंग होती है 0 से तो आपने कहा 0 से लेकर अगर 8 तक जाना है तो वो 7 हो जाएगा हमारे लिए। तो आपने कहा जो कोफिशिएंट आएगा वो हो जाएगा 13C7, और x की एक एक पावर कम होती जाएगी और y की एक एक पावर बढ़ती जाएगी, मगर जो टोटल सम होगा वो हमारे लिए जो रहेगा वो आपका टोटल 13 ही रहेगा। तो आपके सामने आंसर रिप्रेजेंट है 13C7 x की पावर 6 और y की पावर 7। आप देख सकते हैं 6 और 7 का जो सम आ रहा है वो हमेशा 13 ही निकल के आता है। कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने डिफाइन कर रखी है बेटा पूरी कैलकुलेशन, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो इस चीज़ में। आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1716 है, और साथ में जो x की पावर आ रही है वो x की पावर 6 और y की पावर 7 है। ये निकालना बड़ी चीज़ नहीं थी बेटा, आप सिंपल से सोच के देखो, x की एक पावर स्टार्टिंग 13 है और आपको 8 टर्म तक जाना है, तो x की एक एक पावर को कम करेंगे, तो x की एक एक पावर को कम करेंगे तो पावर 6 आ जाएगी और y की पावर 7 आ जाएगी। तो आप इस तरह से डिफाइन करके 13C7 की वैल्यू आपने निकाली, तो वो आपकी वैल्यू 1716 निकल के आ गई। नाउ अब जितना हमने आज सीख लिया उसमें हमने सिर्फ इतनी सी बात सीखी है कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जितना आज हमने सीखा उसके बेसिस पर हमने सिर्फ इतना सीखा है कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल के एक्सपेंशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट करके निकाला जाता है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट में भी हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या होता है, और साथ साथ फर्स्ट और लास्ट और सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो इतना सेक्शन हमने आज यहाँ पर सीखा है। अब अगले वाले में हमको क्या सीखना है, अगले वाले में हमको शो करना है कि जनरल टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट्स कैसे डायरेक्टली निकाले जाते हैं बिना एक्सपेंशन के। अब जैसे सपोज करिए पावर 100 दे दी गई और हमसे कहा गया 50th पावर का कोफिशिएंट निकालिए, तो अब आप सोच के देखिए क्या हम पूरा कैलकुलेशन को करेंगे क्या, मतलब हर टर्म अलग अलग निकाल के 100 टर्म दिखाएंगे क्या। तो वहाँ पे जो शॉर्टकट होता है टर्म को डायरेक्ट निकालने के लिए और मिडिल टर्म निकालने के लिए, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे पास जो काम है उसमें हमको जनरल टर्म सीखना है और मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इन 3 पार्ट्स पे हमको फोकस करना है। तो अगले टर्न पे आपसे मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर पे आपसे फिर से मुलाकात होती है।